यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगेड़िया। अभी हम पढ़ने वाले हैं अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, अपवाह चाल को हम लिखते हैं प्राय वीडी से और विद्युत धारा को लिखते हैं हम आई से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों के मध्य हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसके लिए हमें एक चालक चाहिएगा और चालक में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, धारा प्रोवाइड करेंगे। और धारा प्रोवाइड करने पर हमें ये चेक करना है कि वहां पर वीडी और आई में रिलेशन क्या होगा। तो आप देखते रहें इसके लिए कि हम एक चालक लेते हैं और चालक का कुछ इस प्रकार से देखें। आप पहले देखने भी पता चलेगा आपको। ये एक हमने एक चालक ले लिया, ठीक है, चालक है। और चालक का हम एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे ले लेते हैं। ये चालक का एक छोटा सा एक अल्पांश ले लिया, डेल एल लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने मान लिया ए मान लिया। अब इस चालक में जो प्रवाहित धारा है उसकी डायरेक्शन हम ये मान रहे हैं। आई की डायरेक्शन क्या है, ये वाली मान रहे हैं। और आई की डायरेक्शन वही होगी जो इस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन क्या है, इसमें यही है। ठीक, आई और ई की डायरेक्शन यही है। अब यहाँ पर इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये सब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। धारा इधर प्रवाहित हो रही है इस चालक में से, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनकी जो अपवाह चाल है वो हम कितनी मान लेते हैं, वीडी मान लेते हैं। ठीक है, ये चालक और भी लंबा है, इधर और भी लंबा है। इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए इस चालक के जितना भी लंबा, मान लीजिए इतना लंबा है, तो उसमें है क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो धारा इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से प्रवाहित होगी। हम एक छोटा सा इसका अल्पांश ही ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। हम पहले ये मानेंगे कि इसका जो एकांक आयतन है, आपके पास में जो चालक है उसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप वो देखते रहेंगे। यहां पर माना चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, लंबाई अल्पांश कितना माना है, डेल एल। ठीक है, तो डेल एल लंबाई अल्पांश के चालक का आयतन यानी कि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना है, ए है, का आयतन। तो आयतन कितना हो गया इसका, यानी कि इसकी लंबाई गुणा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ए इंटू डेल एल। ठीक है, ये इतने से भाग का क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, अब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। तो इतने से इस पूरे भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इसके आयतन को हम n से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अतः डेल एल लंबाई अल्पांश के चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आयतन गुणा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n a डॉट डेल एल। ठीक है, तो ये क्या है, इस पूरे इतने से भाग में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम कितना मानते हैं, ई मानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो इस पूरे भाग में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई है, तो अल्पांश
डेल एल का कुल आवेश को मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल क्यू से, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एन ई ए डॉट डेल एल, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से। एक आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, ई। ठीक है, तो 50 पर कितना हो जाएगा, 50 गुना ई। तो यहाँ पर 50 की जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, ये है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यहाँ तक, अब आप आगे देखते रहें, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा रुककर कुछ इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हमें जो संबंध स्थापित करना है किस में करना है, अपवाह चाल और धारा आई में करना है। बट हमें ये पता है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो डेल क्यू का मान तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, अब किसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, डेल टी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो डेल टी का मान हमें अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो डेल टी, परंतु हम एक चीज जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, या इसका जो इजी फॉर्मूला वो क्या है, जो सबको याद रहता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो उससे हमें समय का फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा। एक चीज और लिखने वाली है, यदि डेल एल लंबाई को पार करने में इलेक्ट्रॉनों को डेल टी समय लगता है तो Vd क्या है, अपवाह चाल। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, Vd क्या है, अपवाह है चाल। अपवाह चाल को हम अपवन वेग भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, लगे तो समय बराबर, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा, दूरी बटा चाल। ठीक है, समय कितना मान रहे हैं हम, डेल टी मान लिया। दूरी कितनी है यहां से यहां तक आने में, वो है डेल एल, और चाल क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है वो कितनी है, Vd है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए D2। परंतु हम जानते हैं, परंतु विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या है, डेल Q अपॉन डेल T। ज्यादा सोचने वाली कुछ बात नहीं है, बस डेल Q और डेल T का इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, तो डेल Q का मान रखूं मैं, क्या है, डेल Q का NEA डॉट डेल एल अपॉन, इसका मान क्या है, डेल एल अपॉन Vd। तो डेल एल से डेल एल क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल एल से डेल एल क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास में, I इज इक्वल टू NEAVD। तो यह समीकरण अपवाह है चाल व विद्युत धारा में संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है, I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहां से आपके पास में क्वेश्चन ये आए कि अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल ये डायग्राम बनाना है, ये थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है और यहां तक आना है। इसको हम याद कैसे करें भाई, ठीक है, याद करने के लिए हमको सबसे पहले एक आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डेल क्यू का मान ज्ञात करना पड़ेगा, आवेश का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके पश्चात हमें डेल टी यानी समय का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बस दो ही ट्रिक है, डेल क्यू और डेल टी, इन दोनों के लिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान ज्ञात करते ही हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें डेल क्यू चाहिए, तो डेल क्यू के लिए हमें कुछ इसमें आवेश की जरूरत पड़ेगी, इसका आयतन चाहिए हमें, इसका आयतन चाहिए। ठीक है, इसके आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें मानना पड़ेगा, एकांक आयतन में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या n मान ली। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेट करके हो जाएंगे हम, तो वहां तक पहुंच जाएंगे। अब एक चीज और यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ध्यान से देखें। अब यहां पर देखें, आपके पास में Vd है, परंतु हम जानते हैं, Vd इज इक्वल टू क्या होता है, Vd इज इक्वल टू, Vd के हमारे पास में 2-3 फॉर्मूले आए थे। एक तो कल आपने पढ़ा था गतिशीलता का, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Vd अपॉन E। ठीक है, तो यहां से Vd का मान क्या हो गया, म्यू E। और एक Vd का फॉर्मूला वो आया था E तो अपॉन m गुणा E, वो वाला फॉर्मूला भी है, तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन हम अभी ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में यदि हम Vd का मान ये रख दें, Vd का मान हम ये रख दें, तो क्या हो जाएगा,
परंतु ये तो समीकरण 3 से I इज इक्वल टू एन ई ए और वीडी की जगह यह मान रखते हैं म्यू ई। ये वाली इक्वेशन आ गई। ये वाली इक्वेशन क्या है? विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये एक समीकरण I व E में संबंध को व्यक्त करती है। I व V को व्यक्त करती है। अब एक दो चीजें यहां पर आपको इस इक्वेशन को देखने से ही पता चल रहा है कि यहां पर इस वाली इक्वेशन देखें तो I समानुपाती क्या है? VD, यानी कि अपवाह चाल यदि ज्यादा है, अपवाह चाल यदि ज्यादा है तो उस चालक में धारा का भी मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि आप चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा रख रहे हैं तो धारा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि I समानुपाती म्यू, जिस चालक की गतिशीलता ज्यादा होगी उसमें धारा भी क्या होगी? ज्यादा प्रवाहित होगी। उसमें क्या होगी? धारा भी क्या होगी? ज्यादा प्रवाहित होगी। कुछ एक दो बातें और देख रहे हैं। ठीक है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि ये अपना वीडियो थोड़ा छोटा बने, आपको देखने में टाइम कम लगे। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा उसको रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले आपका एक फर्ज बनता है कि हम पूरा वीडियो देखें, सुने, और जो मैं स्टेप लिखता हूं उससे आपका आगे दिमाग चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। ठीक है, और उसके बाद में आप लास्ट में पूरा एक बार बोर्ड पूरा फिलअप हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात आप बाकी यदि उसके आगे वीडियो चल रहा है तो उसको भी पूरा देखना चाहिए। फिर आपको ये वीडियो बंद करके फिर आपको स्क्रीनशॉट से नोट करना चाहिए, और नोट करने के पश्चात आपको ये समझना चाहिए, दोबारा कॉपी से समझना चाहिए। और फिर 2 या 3 दिन बाद में इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए। एक बार आपके याद हो जाए ना, कॉपी वाला याद हो जाए, तो उसके पश्चात यदि आप इस वीडियो को दोबारा देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह लेक्चर, वह वीडियो क्लास आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिजिक्स है, फिजिक्स का एक ही नियम है कि पहले आपको कुछ समझ में आएगा और उसके पश्चात आप लिखोगे तो कुछ और समझ में आएगा। 3 या 4 दिन बाद में कॉपी से पढ़ोगे, फिर दोबारा वीडियो देखोगे तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार ये वीडियो देख लूं और मेरे सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई राजा रानी की कोई कहानी नहीं है तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके लिए आपको पहले का भी कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आप कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आप बिल्कुल इसको इजी वे में यादें कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप हमेशा मन में डाल लें कि फिजिक्स सबसे पहले हम एक क्लास को देखें, फिर लिखें, फिर याद करें, फिर उस क्लास के बारे में हम दोबारा उसको वीडियो लेक्चर देखें, तो मैं कहता हूं कि 101% आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको पहले ही बार में समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इतने आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, इतनी इजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शायद ज्यादातर बच्चों को ऐसा नहीं होता है कि वो दोबारा वीडियो देखें, पहली बार में उनको समझ में आता था, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें वीडियो को। ठीक है, तो देखें इस इक्वेशन से I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन ई ए म्यू ई। ठीक, ये इक्वेशन मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। नियत धारा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एन ई ए म्यू इज इक्वल टू नियत। यदि धारा नियत है तो उसका विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, नियत धारा के लिए हम इन दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो यदि हम ये मान लें, यदि एन नियत है तो, ठीक है, एन नियत है तो, और ई भी क्या है? ई तो नियत हो गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो तो नियत हो गया होगा। E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ई भी क्या है? नियत होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? ए म्यू इज इक्वल टू नियत। या फिर इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, A1 μ1 इज इक्वल टू A2 μ2 इज इक्वल टू नियत। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब इसके लिए देखो हमें क्या करना है, हमारे पास में कोई तार है,
ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं A1 है, और यहाँ पर जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो कितना मान लेते हैं A2। यहाँ पर इसकी जो गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वो μ1, और यहाँ पर गतिशीलता कितनी है μ2। ऐसा होने से ये वाला संबंध स्थापित हो जाएगा किसी चालक के लिए। ठीक है, क्या है, यदि कोई चालक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है तो यहां से लिखने कम क्षेत्रफल वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता यानी कि गतिशीलता भाग में यहाँ पे ऐड करना आपको, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये A2 है, A2 का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो कम क्षेत्रफल वाला भाग कौन सा हो गया, A2 हो गया। तो यहां से हम A2 का मान निकालें तो किस प्रकार से आएगा, हमारे पास में आएगा A2 इज इक्वल्स टू A1 μ1 अपॉन μ2। μ2 का तो निकालना है μ2, और ये क्या है A2। ठीक है, इसका मान मान लीजिए कि इसका मान 50 है, तो इसका भी मान क्या है 50 है, क्योंकि 50 दोनों का, इसका मान नियत का मान 50 मान लें, इसका भी इन दोनों का गुणा 50 होगा, इन दोनों का भी गुणा कितना होगा 50 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का तो गुणा 50 हमने लिख दिया, और A2 क्या है, A2 हमें पता है कि इस A1 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी कि जो कम संख्या होगी उसका भाग देंगे, तो μ2 का मान हमारे पास में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। μ2 का मान हमारे पास में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसलिए हमें नीचे का लाइन लिख सकते हैं। पहले आपको लिखना है नियत धारा के लिए ये वाली इक्वेशन इस प्रकार से बनाएंगे। यदि हम n को भी नियत मान लें तो ये वाली इक्वेशन इस प्रकार से बन गई, और ये इक्वेशन इस प्रकार से बनने के पश्चात आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, सीधी सीधी लिखनी है, और इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, और इस लाइन का मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक रूप से मतलब समझा रहा हूँ। यदि हम इसका मान लें, a का मान मान लें 10, इसका मान नियत का मान 50 मान लें, तो a का मान 10 मान लिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों का भी गुणा कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इसका मान जो A2 है, तो A2 का मान 10 से कुछ कम ही होगा, तो हम इसका मान लेते हैं 5। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है कि इसका भी मान 50 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, सॉरी क्षेत्रफल कम है, तो गतिशीलता क्या हो गई 10। यहाँ पर गतिशीलता कितनी है 5, और यहाँ पर गतिशीलता कितनी है 10। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको समझ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि यदि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही हो। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके मन में लगन होनी चाहिए, मेरे प्रति और फिजिक्स के प्रति, दोनों के प्रति आपके मन में एक लगन होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। यदि आपकी भावना मेरे से जुड़ी हुई है और फिजिक्स से जुड़ी हुई है, तो आप निश्चित रूप से अच्छा सीख सकते हैं, और मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकता हूँ। ये आपके साथ में कमिटमेंट करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, इतना सारा थैंक यू।